my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic relating to jurisprudence. In the last previous class of jurisprudence, we have already completed which school? Have you know about that? Have you know about which school we have already discussed? We discussed about हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. हमने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को डिस्कस किया था. उसके हमने 3 लेक्चर डिस्कस किए थे. सर हेनरी मेन थे उसमें, सेविग्ने की थ्योरी थी उसमें, और उसको मैंने एक एक कंसेप्ट क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया और कहाँ किस तरीके से हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो भी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा. अगर आपने मेरा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो लेक्चर सुन लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पास आ रहा है. तो अब मेरी कुछ दिनों तक यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द मैं जुरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट करवा दूं. हो सकता है एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लेक्चर कुछ दिनों तक ना आए. हो सकता है कि सिर्फ जुरिस्प्रूडेंस पर ही मैं फोकस करूं कुछ टाइम के लिए, और आईपीसी भी साथ के साथ हम थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे. और जो एक एसआरए का जो टॉपिक है वो इतना डिटेल में इसलिए नहीं करना चाह रही अभी मौजूदा टाइम में, क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर जुरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी से रिलेटेड कंसेप्ट ज़्यादा आते हैं. तो मेरा फोकस सबसे पहले उन्हीं पे रहेगा. अगर एसआरए का लेक्चर मिस हो जाता है तो वो मैं बाद में जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं आपको क्लियर करवा दूंगी, एक एक कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगी. अगर मुझे लगा कि बीच में मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं एसआरए के लेक्चर भी बनाकर अपलोड कर दूंगी. और मेरी यही कोशिश रहती है कि जो आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है पहले हमें उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए. अब जैसे 2 तारीख तक करेक्शन के लिए यूजीसी नेट के लिए मांगा है एनटीए ने, तो उसके बाद क्या है कि ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह से हो गई है कि ये एग्ज़ाम जो है जो 16 तारीख के बाद कभी भी डेट आ सकती है, तो उस दिन वो एग्ज़ाम हो जाएगा. अब जैसे एडमिट कार्ड अगर इशू हो जाते हैं तो फिर तो ये 100% कन्फर्मेशन हो जाएगा कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा. अगर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा तो एडमिट कार्ड्स इशू हो जाते हैं तो मेरा फोकस यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पर रहेगा. सो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस. कुछ दिन तक आपको सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि यूजीसी नेट के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए उनके कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है. चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो आपने थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया होगा. नेचुरल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस हम करेंगे. हो सकता है इसके 2 या 3 लेक्चर बने, हो सकता है मैं 2 लेंथी लेक्चर में इसे कवर कर दूं, क्योंकि मुझे जुरिस्प्रूडेंस को जल्दी फास्टली जो है क्विकली हमें कंप्लीट करना है विद क्लियर कंसेप्ट. तो आई होप आप जो है अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे. और चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. जो टॉपिक है वो है नेचुरल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस. हमने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कर लिया, एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कर लिया, लीगल पॉजिटिविज्म जिसे बोला गया है, और आज हम जो कर रहे हैं नेचुरल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस करेंगे. उसके बाद हमारा रह जाएगा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, उसके बाद फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, और उसके बाद रियलिज्म या रियलिस्टिक स्कूल जिसे बोला गया है. तो नेचुरल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, नेचुरल का क्या मीनिंग होता है आप नॉर्मल सेंस में समझिए. हम कहते हैं कि इससे नेचुरल कॉज, ये प्राकृतिक चीज़ है, ये नेचर के द्वारा कुछ हुआ है तो प्रकृति बोलते हैं. कुछ लोग उसे प्रकृति बोल देते हैं, प्राकृतिक तौर पर बोल देते हैं, कुछ उसे भगवान की माया बोल देते हैं. तो इसी प्रकार से जो मेन फिलोसफी थी नेचुरल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस की वो इसी बात पर है कि ये जो लॉ है या जो ये कानून की जो व्यवस्था बनी हुई है ये भगवान के द्वारा तैयार की गई है, और भगवान ने इस कानून व्यवस्था को दिया गया है. जो डिवाइन पावर है उसी के थ्रू जो है कानून का निर्माण हुआ है. तो नेचुरल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस मेनली उसी चीज़ पर फोकस करता है कि डिवाइन पावर, एटर्नल थिंग्स के द्वारा ही लॉ का निर्माण हुआ है, लॉ को लागू किया जा सकता है. नेचुरल लॉ थ्योरी जो है वो एक सबसे पुरानी थ्योरी मानी जाती है. आप सीधी सी बात है, सबसे पुरानी थ्योरी इसलिए मानी जाएगी क्योंकि नेचर की जब बात आती है, नेचुरल चीज़ की जब बात आती है वो प्राकृतिक तौर पर होता है. और जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उसी टाइम सबसे पहले नेचुरल थिंग्स ही तो आई थी. तो आर्टिफिशियल चीज़ें, जो बनावटी चीज़ें, वो तो बाद में धीरे धीरे प्रचलित हुई, और सबसे पहले जो प्रचलन में था वो नेचुरल थिंग्स ही थी. तो इसलिए जो है नेचुरल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को पहला सबसे पुरानी थ्योरी माना गया है जितनी भी थ्योरीज हैं. और ये जो लॉ हैं इन लॉ को गॉड मेड लॉज बोला गया. गॉड मेड लॉज का मतलब है कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये भगवान के द्वारा बनाए गए हैं. इन कानूनों का निर्माण, जो कानून आज प्रिवेल कर रहे हैं, दैट लॉ विच इज़ प्रिवेल इन एवरी टाइप ऑफ सोसाइटी दैट इज़ मेड बाय गॉड. कि जो कोई भी किसी भी सोसाइटी में किसी प्रकार का लॉ जो लागू किया जा रहा है, जो प्रिवेल किया जा रहा है,
वो क्या है, गॉड के द्वारा बनाया गया ही एक लॉ है। इट इज़ सेड टू बी इमिनेटेड। इमिनेटेड का मतलब है ओरिजिन, उत्पन्न होना, कि ये कहा जाता है कि जो ये ओरिजिन हुआ है, सुप्रीम सोर्स जो था, जो कई ज्यूरिस्ट और फिलोसोफर ने जो सुप्रीम जो सोर्स माना गया, वो सोर्स से ही ये नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस या नेचुरल लॉ या लॉ की उत्पत्ति हुई है, इमिनेट हुआ है। लीगल थिंकर्स जो कानूनी विचारक हैं वो अलग अलग व्यूज इस बारे में कहते हैं। कुछ एक कहते हैं कि लॉ जो है वो डिवाइन पावर से बना है, कुछ एक कहते हैं कि नेचुरल थिंग से बना है, कुछ गॉड को मानते हैं, कुछ गॉड को नहीं मानते, कहते हैं गॉड किसी ने देखा ही नहीं, जो कुछ भी करती है प्रकृति करती है। और कई लोग जो है फिर आइडल पूजा करते हैं, गॉड को मानते हैं और उसके अलग अलग रूपों की भी वो पूजा करते हैं। एक हर चीज़ का एक विश्वास होता है। हम अगर कहीं रोड से किसी पत्थर को उठा के भी अपने घर में ले आए और ये कह दिया कि ये हमारे पत्थर देवता हैं, ये हमारे भगवान हैं, हमारा उस भगवान में जब विश्वास हो जाता है तो उसके बाद उस विश्वास की नींव पर, उस विश्वास की वजह से ही हमारे हर एक काम पॉजिटिविज्म के साथ हम करते रहते हैं। हम जब ये कहते हैं ना कि हमारे रास्ते में रुकावटें आ गई, फिर हमारा विश्वास होता है कि हमारे जो पत्थर देवता है वो हमारी रुकावटें अपने आप दूर कर देंगे। वो एक विश्वास, जब हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं तो हमारे आसपास के जो थिंग्स हैं वो भी उसी अकॉर्डिंग हमारे साथ बिहेव करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इसी चीज़ को तो बताता है कि अगर हम पूरा दिन पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा पूरा दिन पॉजिटिव होता है और हमारे जो भी काम है वो पॉजिटिव होते रहते हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि कुछ गलत होगा, ये चीज़ हमें नुकसान देगी, ये हमें फ़ायदा नहीं दे सकती, तो वो चाहकर भी कभी हमें फ़ायदा नहीं देगी। तो इस तरीके से कुछ एक जो ज्यूरिस्ट थे, लीगल थिंकर्स थे, वो अपने अलग व्यू रखते थे, कुछ अलग रखते थे, कुछ इसे गॉड का लॉ बनाते थे, कुछ इसे नेचुरल लॉ मानते थे। नेचुरल लॉ की जो फिलॉसफी है, सबसे पहले ग्रीस में 5th सेंचुरी BC। BC क्या होता है? आज हम जिस सेंचुरी में जी रहे हैं वो क्या है? AD है। और वो पहले की जो थी BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब जो क्रिश्चियंस के जो देवता हैं, जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म के बाद के जो वर्ष काउंट होते हैं वो AD में काउंट होते हैं और उनसे पहले के जो वर्ष है वो BC में। तो सबसे पहले जो नेचुरल लॉ फिलोसफी है वो उसका जब उद्भव हुआ था तो वो 5th सेंचुरी में ग्रीस में हुआ था। ग्रीस एक देश का नाम है, और भी कुछ चीज़ ग्रीस से जुड़ी हुई है। ये जो गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स के जो गेम्स होते हैं वो भी तो ग्रीस से जुड़े होते हैं, इनका भी तो उद्भव ग्रीस से हुआ था। तो इस तरीके से आपकी अपनी कुछ जनरल अवेयरनेस को भी आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो ये माना गया उस टाइम कि ये जो आदमी जो है वो एटर्नल का मतलब है कि जो डिवाइन है, जो देवीय है, यानी कि अमरत्व की तरफ जो जाता है आदमी, वो क्या है, ये जो धारणा थी वो ग्रीस में ही पैदा हुई। सोफिस्ट कॉल्स इट एन ऑर्डर ऑफ थिंग्स एम्बॉडीड। जो सोफिस्ट थे, जो सोफिस्ट थे, जो इस धर्म को फॉलो करते थे, जो जीसस क्राइस्ट के जो प्रवर्तक नहीं, जो फॉलोअर्स थे, जो सोफिस्ट थे, जो इस धर्म को मानते थे, क्रिश्चियन धर्म को, वो ये कहते थे कि ये जो ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैं, यानी कि कुछ चीज़ों का जब एक क्रम बन गया, जैसे मान लो आज हम बच्चे हैं, आज हमारा जन्म हुआ, 2 साल बाद हम चलने लग गए, 4 साल बाद हम अच्छे से बोलने लग गए और बड़े होके गेम्स में खेलने लगे। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती गई, हम जवान हुए, हम फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर बूढ़े होते गए। तो ये क्या एक ऑर्डर है। इसी तरीके से जो सोफिस्ट थे वो ये मानते थे कि जो लॉ है वो एक ऑर्डर के थ्रू ही बनता है। ये सारा का सारा जो नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है या सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है या फिलोसफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वेदर एनी टाइप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, किसी भी प्रकार का ज्यूरिस्प्रूडेंस क्यों ना है, कोई भी स्कूल क्यों ना है, वो कहीं ना कहीं किसी ऑर्डर को मानता है। एक ऑर्डर के तहत ही कोई एक्टिविटी की जा सकती है। जो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है उसे जो है लॉ ऑफ नेचर माना जाता है कि प्रकृति का दिया हुआ कानून है। डिवाइन लॉ माना जाता है यानी कि देवीय कानून है। और वो लॉ माना जाता है जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, यानी कि यूनिवर्सल का मतलब जो सारे संसार पर अप्लीकेबल होता है। और इस तरीके से जो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो यूनिवर्सल और एटर्नल माना गया नेचर में, यानी कि उसकी जो प्रकृति है वो यूनिवर्सल और एटर्नल है। इट हैज़ बिन गिवन डिफरेंट मीनिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग टाइम में, अलग अलग समय में अलग अलग पॉइंट्स कहे गए हैं। हालांकि इट इज़ क्रिएटेड बाय मैन, ये एक आदमी के द्वारा ही बनाए गए हैं। इट इज़ फाउंड थ्रू द नेचर ऑफ इंडिविजुअल। हालांकि जो लॉ लागू हो रहा है, जो लॉ एक कोडिफाइड फॉर्म में है या जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही तो लिखा गया है।
और जो भी लॉ है वो किसी न किसी धर्म से ही तो प्रभावित हुआ है। जो हिंदू लॉ है वो हिंदू धर्म में हिंदू जो ग्रंथ है, मनुस्मृति है, जो 4 हमारे वेद हैं, हमारे वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो 4 वेद हैं, जो मनुस्मृति है या कुछ और भी स्मृतियां हैं। जब हिंदू लॉ को हम डिस्कस करेंगे उसमें स्मृतियां आएंगी, तो उन स्मृतियों के आधार पर ही तो ये सारे लॉ निकल के आए हैं। तो इसी तरीके से कहा गया है कि जो नेचुरल लॉ है वो कहीं ना कहीं किसी धर्म से ही निकल के आया है, किसी धर्म से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। अगर कोई धर्म ही नहीं होता, कोई नियम ही नहीं होता तो लॉ कैसे होता। हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि अगर आप जीव की हत्या करोगे तो पाप है, तो वो क्या है, अब लॉ की फॉर्म में आ गया। किसी व्यक्ति को मारोगे तो आप पाप है, किसी जानवर की हत्या करते हो तब पाप है। तो उस पाप को अब एक कानून की संज्ञा दे दी गई, क्योंकि पुराने समय में लोग जो है धर्म, पाप, पुण्य इन सबको जानते थे। आज के टाइम में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत हो गया है, तो धर्म अधर्म को कोई नहीं मानता, पाप पुण्य को कोई नहीं मानता। इसीलिए जो किसी टाइम में पाप हुआ करता था उसे आज के मौजूदा समय में लो कानून की संज्ञा दी गई कि अगर लोग इसको पाप नहीं मानते और कोई गलत एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी क्या है, उसके लिए उसको सज़ा मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरीके से जो नेचुरल लॉ की जो थ्योरी है वो थ्योरी काफ़ी ज़्यादा विकसित थ्योरी है और सबसे पुरानी थ्योरी इसे माना गया है, ओल्डेस्ट थ्योरी इसे माना गया है, और प्रकृति से और भगवान से ही इस लॉ को जोड़ा गया है। तो ये आप माइंड में रखिए कि प्रकृति से कौन सा लॉ जोड़ा गया है, नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो लॉ है, इनकी नेचुरल लॉ है। और जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो भी कुछ हद तक इस नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से प्रभावित हुआ है। जब मैंने आपको हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस करवाया था उसमें मैंने मॉन्टेस्क्यू जो एक ज्यूरिस्ट है उनका डिस्कस किया था। वो जो मॉन्टेस्क्यू ज्यूरिस्ट हैं वही ज्यूरिस्ट जो हैं वो नेचुरल स्कूल लॉ जो स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं उसके भी वो ज्यूरिस्ट माने गए हैं, उन्हीं के वो फिलोसोफर माने गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम उनका भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हालांकि सेम वही थ्योरी है जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में थी मॉन्टेस्क्यू की, वही सेम थ्योरी जो है नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में है। तो आज हम उनकी जो डिस्कशन थ्योरी है जो सेम वहीं पर मैंने करवाया था वही सारा कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। तो उस डिस्कशन को जब हम दोबारा से करेंगे तो वो रिपीट होगा, तो हम उसका अच्छी तरह से रिवाइज भी कर पाएंगे। जो मेन आइडिया है इस स्कूल के पीछे, वो सबसे बड़ा आइडिया जो किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है मॉरलिटी पर। मॉरलिटी का मतलब नैतिकता पर। वो इस नैतिकता पर बेस्ड है कि जो मनुष्य की लॉ की जो वैलिडिटी है वो किस प्रकार से उसे माना गया है, जो लॉ है वो किस प्रकार से उसकी तुलना की गई है, तो लॉ को कैसे मापा गया, वो सारी की सारी वैलिडिटी जो है नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में डिस्कस की गई है। देयर इज़ ए बिलीफ दैट, एक ऐसा विश्वास था कि कुछ एक मॉरल लॉज, यानी कि जो मॉरलिटी है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पाप की बात करी थी, पुण्य की बात करी थी, वो क्या है, नैतिकता पर ही तो बेस्ड है। तो जो कुछ भी मॉरल लॉज हैं वो कभी भी कोई भी नैतिक लॉ जब बनता है, नैतिक लॉ का मतलब है कि किसी पराई स्त्री के साथ गलत संबंध रखना या जो चोरी करना, ये क्या है, अनैतिक कार्य है, इमोरल वर्क है। तो इस प्रकार के जो मॉरलिटी से रिलेटेड जो लॉ बनेंगे वो पूरे की पूरी तरह से मॉरल और लीगल करैक्टर पर बेस होंगे, किसी व्यक्ति के चरित्र पर बेस होंगे। ऐसा नहीं कि आप जो मॉरलिटी के बेस पे लॉ बना रहे हो उन लॉज को आप ये नहीं कह सकते कि ये नैतिकता और कानूनी जो चरित्र है उसके अगेंस्ट जाएगा। अगर कोई लेजिस्लेशन मीन्स कानून, अगर कोई भी कानून है वो मॉरल नहीं है, नैतिक नहीं है, तो वो लॉ नहीं हो सकता। नेचुरल स्कूल ये मानता है कि लॉ जो है तभी माना जाएगा अगर वो मॉरलिटी पे बेस्ड होगा। अगर कोई कानून मॉरलिटी के अगेंस्ट है तो वो लॉ नहीं है। देयर इज़ एन एसेंशियल कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी। तो ये नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये लॉ एंड मॉरलिटी के बीच में एक कनेक्शन शो करता है कि लॉ और मॉरलिटी एक दूसरे के पूरक है। तो ये हैंस केल्सन की जो थ्योरीज थी उनमें भी तो हमने लॉ एंड मॉरलिटी का डिस्कस किया था, तो वही चीज़ यहाँ पर है। नेचुरल लॉ थ्योरीज जो है उसको ब्रॉडली बड़े बड़े तौर पर उसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल, मिडिएवल पीरियड, मध्यकालीन काल, रेनेसेंस पीरियड जहाँ पर पुनरुत्थान हुआ, पुनर्जागरण का जो काल बोला गया, और मॉडर्न पीरियड और आधुनिक काल। तो ये 4 भागों में जो है नेचुरल लॉ को डिवाइड किया गया है, नेचुरल थ्योरीज को डिवाइड किया गया है। एंशियंट पीरियड में कौन कौन से फिलोसोफर्स थे, आप जब ये लेक्चर सुन रहे हो या समझ रहे हो तो आप एक माइंड में रखना कि जब एंशियंट स्कूल्स की बात आएगी तो उसके जो फिलोसोफर्स हैं वो आप माइंड में रखोगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है
कि विच फिलोसोफर इज रिलेटेड टू एंशियंट पीरियड अंडर नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि एंशियंट पीरियड में कौन से ज्यूरिस्ट फॉल करते हैं, कौन से ज्यूरिस्ट आते हैं, तो आपको उनका नाम याद होना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी जो है पूरी तरह से ग्रीक फिलोसोफर पर बेस्ड थी। 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी, जो मैंने लास्ट में आपको लास्ट स्लाइड में 5th सेंचुरी बोला है, 4th या 5th सेंचुरी की बात है। तो उस टाइम में कुछ एसेंशियल फीचर, कुछ आवश्यक जो फीचर्स है, उपलब्धियां हैं, वो सामने आई थी। पहला जो ज्यूरिस्ट था, फिलोसोफर था, वो था हेराक्लिटस। हेराक्लिटस जो थे वो एक फर्स्ट ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीस के रहने वाले थे। पेंटिन का मतलब पेंट नहीं किया उन्होंने 3 प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं नेचुरल लॉ की, उनको सामने वो लेके आए। पहली चीज़ उन्होंने मानी डेस्टिनी, कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है हमें वही मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। दूसरी चीज़ उन्होंने मानी ऑर्डर का मतलब किस प्रकार का क्रम। ये उस ऑर्डर की बात नहीं कर रही कि जो आपने आदेश दिया, ये उस एक क्रम की बात कर रहा है कि हर एक चीज़ एक क्रम में ही होता है, हर चीज़ क्रम के अनुसार ही होगी। यानी क्रम वो वाला क्रम नहीं जो हम कार्य करते हैं, ये वो क्रम है जो एक ऑर्डर के अंदर आ रहा है। एक आप ये कहोगे कि 1 2 3 4 इस प्रकार से जो क्रम में विभाजित होते हैं, उस क्रम की बात हो रही है। ओरिजिन इनका ये मानना था कि जो भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी नेचुरल लॉ की, वो ये कि सबसे पहले तो आपके भाग्य में क्या लिखा है, किस क्रम से आपको वो चीज़ें मिल रही हैं और उसके पीछे क्या कारण है। ये लॉजिक मान के चलते थे हेराक्लिटस जो थे। उन्होंने ये बात कही कि नेचर जो है वो क्या कर रहा है कि फैला हुआ है, प्रकृति ने काफ़ी चीज़ें ढेर में से इधर उधर फैला रखी हैं और उनका एक सभी चीज़ों का जो फैली हुई चीज़ें हैं, एक चीज़ एक कमरे में है, दूसरी दूसरे कमरे में है, तो वो सारी चीज़ें हैं एक क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक डेफिनेट ऑर्डर में जुड़ी हुई हैं, एक निश्चित उनका क्रम है और एक रिदम ऑफ इवेंट, यानी कि उनकी जो घटनाएं हो रही हैं वो एक लय के साथ होती है। रिदम का मतलब लय, एक घटना होने के बाद दूसरी घटना हो रही है, दूसरी के बाद तीसरी घटना हो रही है, तो ये जो घटनाएं हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। हेराक्लिटस के अनुसार जो रीज़न है, जो कारण है, वो सबसे मुख्य तत्व होता है नेचुरल लॉ का। उनके अकॉर्डिंग जो बार बार अस्त व्यस्तता फैली है, अव्यवस्था फैली है, या बार बार जो बदलाव होते रहते हैं छोटी छोटी स्टेट्स में, स्टेट्स का मतलब राज्य नहीं, छोटे छोटे जगह में, छोटे छोटे स्टेट्स यानी कि पार्ट्स में, ग्रीस के जो छोटे छोटे भाग में हैं वहाँ पर जो चेंजेज होते रहे हैं, वो कुछ ना कुछ चेंजेज जो हैं वो कानूनी जो विचारक है उनके द्वारा बनाए गए, यानी कि जो कानून के जो जानकार हैं उन विचारकों के द्वारा बनाए गए हैं। और उनका ये मानना था कि उन विचारकों का मेन जो रुचि थी वो इस बात में थी कि वो कैसे एक अच्छे जीवन जीने के लिए संघर्ष कर सकें, कि जो विचारक है उन्होंने एक मीनिंग जो है क्या दिया है रीज़न का, लॉ का, वो सारा कुछ हेराक्लिटस ने डिस्कस किया है। अनस्टेबल जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो किसी प्रकार की अनस्टेबल, जैसे स्टेबल का मतलब होता है स्थिर होना, जब अस्थिर कंडीशंस कुछ होती हैं किसी भी जगह में तो वो क्या करती हैं, एक नेचुरल लॉ को जन्म देती है। जब हमारे देश में अब आज मौजूदा टाइम में हमारे देश की जो जीडीपी है वो -2-3 पर गिर चुकी है, और अब क्या है इन फ्यूचर जो वीकर सेक्शन है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो ऐसी कंडीशन में जब अस्त व्यस्त हो चुका है सब कुछ, तो उनके लिए क्या रहता है, वो परमात्मा की शरण में ही जाते हैं, वो परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो जो डिवाइन पावर है वो पैदा होती है लोगों के मन में, तो वो डिवाइन पावर ही क्या है, वही तो एक नेचुरल लॉ है। हेराक्लिटस ने उस डिवाइन पावर को नेचुरल लॉ की संज्ञा दी है। फिर दूसरा इसमें था सुकरात्स का नाम हमने बहुत सुना है, इंग्लिश में आप इसे सोक्रेट्स भी बोल सकते हो। इन्होंने भी नेचुरल फिजिकल लॉ को नेचुरल लॉ माना है कि प्रकृति के तौर पर जिस चीज़ को हम टच कर सकें, महसूस कर सकें, प्रकृति ने ऐसी कुछ चीज़ें बना दी और जब उनको आप लॉ की फॉर्म में एस्टेब्लिश करते हो तो वो क्या है, नेचुरल लॉ है। मैन पोजेसिज इनसाइट, हर एक आदमी के अंदर अंतर्दृष्टि होती है जो हमें अच्छा और बुरा जो चीज़ें हैं उनको समझने में मदद करते हैं। हर इंसान के अंदर अंतर्दृष्टि है जो हमारे अच्छे और बुरे को समझने में हमारी हेल्प करता है, और वही हमें बताता है कि कौन सी चीज़ जो है वो धर्म के विरुद्ध है, या कौन सी चीज़ जो एटर्नल है, अमर है, या कौन सी चीज़ जो है हमेशा रह सकती है या ख़त्म हो सकती है। तो वही हमारी जो इंसाइट है, जो हमारी अंतर्दृष्टि होती है, हर एक इंसान के मन में होती है,
वही हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें अच्छे और बुरे का भेद मालूम करना है। तो नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में जो नेचुरल लॉ की जब बात आती है, नेचुरल लॉ का मतलब है कि किस प्रकार से लॉ आया सोसाइटी में और लॉ कैसे आया, वो किस प्रकार से भगवान की इच्छा पर डिपेंड था। तो नेचुरल जो जूरिस्ट थे, जो नेचुरल लॉ के जो जूरिस्ट थे, वो यही थिंकिंग रखते थे, जो ह्यूमन इंसाइट है वही हमें लॉ को, किसी कानून को जज करने में, किसी कानून का जज का मतलब है कि आप उस समझने में मदद करता है। अब मान लो एक आम आदमी है, उस आदमी को ये नहीं पता कि चोरी करने के पीछे कौन सी धारा लगती है और क्या पनिशमेंट है, लेकिन जब वो आम आदमी कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, तो उसके मन में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि तू गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, ये एक पाप है, परमात्मा हमें देख रहा है। तो ऑटोमेटिक वो अपने आप वो जजमेंट कर पाता है। तो भी तभी तो नेचुरल लॉ ये कहता है कि जो डिवाइन पावर है उसी की वजह से ये लॉ निकल के आया है, उसी को ही वो मानते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिम, सुकरात के हिसाब से, इट वॉज रैदर अपील टू इंसाइट टू ओबे इट, कि हमारे अंदर जब एक अंतर्दृष्टि आती है वो हमें बार बार कहती है कि आप ये गलत काम मत करो, और जब हम उसे ओबे करते हैं, उद्देश्य को मानते हैं, परहैप्स दैट वॉज वाई ही प्रेफर टू ड्रिंक पॉइजन इन ऑबियंस ऑफ लॉ दैन टू रन अवे फ्रॉम द प्रिजन। कह रहा है कि एक आदमी जो नेचुरल लॉ को मानता है, जो डिवाइन पावर को मानता है, वह जेल से भागने की बजाय जहर पीना स्वीकार कर लेता है। कहने का मतलब है कि जब इंसान के अंदर दृष्टि ये कहती है, इंसान का ज़मीर ये कहता है कि ये काम अगर तू करता है तो तू अपनी ज़ुबान से मुकर जाएगा, अपनी ज़ुबान से बदल जाएगा, कि जो तूने एक वादा कर दिया, जो कमिटमेंट तूने कर लिया प्रिजन में लेने का, उस प्रिजन से भागने से अच्छा तो ये है कि तू जहर पी के अपने आप को ख़त्म कर ले। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि किस प्रकार से जब कमिटमेंट किया जाता है तो नेचुरल लॉ हमें ऑटोमेटिक हमारे माइंड में उस चीज़ को, हमारी जो इंसाइट्स है, हमारी जो अंतर आत्मा है या अंतर्दृष्टि है, वो हमें गलत काम करने से रोक देती है। तो यही नेचुरल लॉ की थ्योरी है। फिर थर्ड जो फिलोसोफर है इसके, प्लेटो क्या है, वो क्या रहे हैं, सोक्रास डिसिपल प्लेटो कैरिड फर्दर द नेचुरल लॉ थ्योरी। सोक्रात के बाद प्लेटो जो आए वो डिसिपल थे और उन्होंने क्या किया, दोबारा से उसी चीज़ को अच्छे टर्म में, रिपब्लिक के तौर में, गणतंत्रात्मक रूप में उसको प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बात कही कि सिर्फ एक इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति ही राजा हो सकता है। अब उन्होंने राजा की बात कर दी, उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। सुकरात की जो थिंकिंग थी उनके अकॉर्डिंग जो राजा हैं वो व्यक्ति हो सकता है जो बुद्धिमान हो और वर्दी का मतलब है जिसमें सोचने समझने की क्षमता हो। उन्होंने ये तर्क दिया कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो ऑर्डिनेटिंग का मतलब एक ऑर्डर में होता है। ऑर्डिनेटिंग मीन्स, यहाँ पर ऑर्डिनेटिंग का मतलब ये लेके चलेंगे कि जो लाइफ हमें मिली है वो किसी कारण से मिली है, और जो बुद्धि है हमारी, वही हमें अपनी जो पेशेंस हैं और डिज़ायर्स, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो कर गुजरने की जो ताकत है, उस ताकत को कंट्रोल करने में हमें मदद करता है। सबसे पहले तो प्लेटो ने ये बात कही कि जो राजा होना चाहिए वो एक ईमानदार आदमी होना चाहिए और बुद्धिमान आदमी होना चाहिए, जिसमें सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, और वो व्यक्ति जो है ऐसा होना चाहिए, जो राजा है वो ऐसा हो कि जब उससे साथ तर्क किया जाए तो वो एक कारण के साथ बुद्धि और अपने मोटिवेटम का मतलब है अपने आप को बढ़ावा देने के लिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सके, कि राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल पाए। इन इज रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र में, राज्य में एक परफेक्ट डिवीज़न जो होगा किसी भी काम का, वो होगा कि जब लेबर होती है, लेबर का मतलब है काम, जब काम का बंटवारा किया जाएगा तो वो बंटवारा इस तरीके से होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति जो अपनी योग्यता के साथ उस काम को कर सके। प्लेटो ने क्या क्या बातें कही, सबसे पहली चीज़ तो ये कही कि सुकरात डिसिपल्स, प्लेटो का ये जो है सुकरात के डिसिपल थे। फिर कह रहे हैं कि राजा को ऐसा होना चाहिए जो इंटेलिजेंट हो और वर्दी पर्सन हो। वर्दी का मतलब है समझ बूझ वाला आदमी होना चाहिए राजा को, जो अपनी बुद्धि के हिसाब से अपनी जो इच्छाओं को कंट्रोल कर सके और वो न्याय कर सके। तीसरी चीज़ प्लेटो ने ये बात कही कि जब लेबर का मतलब है जब काम का बंटवारा करते हो तो बंटवारा इस प्रकार से होना चाहिए कि जो व्यक्ति जैसा काम कर सके उस व्यक्ति को वैसा ही काम करने को दिया जाए, यानी कि उसकी जैसी कैपेसिटी हो वैसी कैपेसिटी में वो काम करे। उनके अनुसार, प्लेटो के अनुसार क्या था कि कोई भी एक स्टेट होता है और उसकी एक शेडो होती है। शेडो का मतलब है कि राजा जैसा काम करता है जनता उसी का अनुसरण करती है,
और एक परफेक्ट लॉ जो है तभी लागू हो सकता है जब एक आम आदमी के हिसाब से उसको मेज़र किया जा सके। मान लीजिए राजा ने कोई कानून बना दिया, वो कानून आप तभी लागू करवा सकते हो जब वो आम व्यक्ति के हिसाब से होगा। जब उस कानून में आम व्यक्ति के हिसाब से कुछ एक्टिविटीज़ नहीं डाली, कुछ आपने एक्ट्स नहीं डाले, कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं डाली कि आम आदमी उसको समझने की क्षमता ही नहीं रख रहा, तो उस मामले में आप ये नहीं कह सकते कि वो कानून जो है वो एक बढ़िया कानून होगा। तो प्लेटो ने ये बात कही। तो यहाँ पर कौन कौन सी बात आ गई, यहाँ पर कौन कौन से जो इसके फिलोसोफर्स आगे एंशिएंट के 3 चले गए हैं। पहला हेराक्लिटस, फिर सुकरात, फिर प्लेटो, फिर आ गया अरिस्टोटल, अरस्तु जिसे बोलते हैं, और फिर रोम। अकॉर्डिंग टू हिम अब बात आती है अरिस्टोटल की। वो ये कहते थे कि जो नेचर है कि अकॉर्डिंग टू मैन जो है, आदमी जो है वो किस प्रकृति का हिस्सा है 2 तरीके से। पहला तो उसको गॉड ने बनाया है। दूसरी चीज़ कि उसके पास ऐसी ताकतें हैं, ऐसी एटर्नल शेप है, उसकी इच्छाओं को काबू करने के लिए ऐसी उसके मन में विचार हैं जिन विचार को वो कंट्रोल कर सकता है। बाय हिज रीज़न, अरिस्टोटल के अनुसार अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को फॉलो करना है तो सबसे पहले जो है प्रकृति के अंदर ही हमें लॉ को लेके आना पड़ेगा। यानी कि जब प्रकृति के हर एक हिस्से में भगवान के द्वारा बनाई गई हर एक चीज़ के अंदर हमें लॉ को समझना पड़ेगा, और उसी के बाद ही हम न्याय को ढूंढ सकते हैं। उसके बिना न्याय नहीं मिल सकता। द थ्योरी एक्सपेंडेड बाय स्टोइस भी क्या है, एक जो है ज्यूरिस्ट हैं। वो जो है ये जो थ्योरी जो थी रोम के जो थ्योरी दी गई थी रोमन के जो व्यक्ति थे स्टोइस, उनके बेस पर ही जो रोम यहाँ पर जगह का नाम है, ये कोई ज्यूरिस्ट नहीं है। रोम जो है ग्रीस का ही एक पार्ट है, तो उस जगह का नाम है कि रोम के द्वारा क्या थ्योरी दी गई, यानी कि रोम के जो लोग हैं उन सभी लोगों का डिस्कशन है। ये पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ। ये रोम जो है वहाँ का एक थ्योरिस्ट है स्टोइक्स ने जो है कॉन्टेम्प्रेरी रोमन सिस्टम को बताया कि उस टाइम में जब नेचुरल थ्योरी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आया था तो उस टाइम में रोमन सिस्टम में क्या कुछ चल रहा था, तो वो चीज़ बताई गई है। तो रोम के अंदर जो स्टोइक्स हुए थे, एक ज्यूरिस्ट, उन्होंने ये बातें कही है। तो यहाँ गलती से रोम की जगह स्टोइक्स लिखना था, चलो ठीक है आप कर लेना। जो रोमन्स थे वो किसी भी अपने लीगल ड्यूटी तक वो अपने सीमित नहीं रहे थे। रोम जो लोग थे रोम के, उन्होंने नेचुरल लॉ की पूरी डिटेल में स्टडी की थी और उन्होंने नेचुरल लॉ को एक नई दिशा देने का भी प्रयास किया था। ऐसा नहीं है क्योंकि सबसे पहले जब नेचुरल लॉ प्रिवेल ही हुआ था तो वो ग्रीस में हुआ था, रोम में हुआ था। तो वहाँ पर जो स्टोइक्स नाम के जो एक ज्यूरिस्ट थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने ये बात कही कि कॉन्टेम्प्रेरी जो पीरियड था रोमन्स का, उनके साथ नेचुरल लॉ को उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने एक प्रैक्टिकल का मतलब है जो प्रैक्टिकल उसे बोले जाते हैं जो कि सोसाइटी में यूज़ करा हुआ हो, ऐसे लॉ को उन्होंने प्रिवेल करने की बात कही। और जो लॉ होता है वो कॉस्मोपॉलिटन लिविंग लॉ होना चाहिए, यानी कि लिविंग लॉ, लोगों के जीवन के हिसाब से लॉ होना चाहिए, और वही नेचुरल लॉ है। फिर बात आती है एक्विंस की। अब मिडेवियल पीरियड के अंदर कौन कौन से हुए? पहले हुए एक्विंस कौन थे? थॉमस एक्विंस ने लॉ को डिफाइन किया कि लॉ जो है वो कॉमन गुड के लिए होना चाहिए, अच्छे काम के लिए होना चाहिए, जो पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी के पूरे समुदाय में उसको प्रोमुलगेट किया जा सके। प्रोमुलगेट का मतलब है लागू करवाया जा सके। उन्होंने फर्दर 4 स्टेजेस दी थी लॉ की। लॉ ऑफ गॉड बोलेंगे जो एक्सटर्नल लॉ है, जो सारी जगह लागू होता है। नेचुरल लॉ जो कारण है कि किस कारण से लॉ बना नेचर में। डिवाइन लॉ जिसको डिवाइन लॉ बोलते हैं, भगवान के द्वारा बनाया गया लॉ। ह्यूमन लॉ जिसे पॉजिटिव लॉ बोला गया कि जो मनुष्यों ने जो लॉ तैयार किया गया उसे पॉजिटिव लॉ बोला गया। पॉजिटिव लॉ क्यों बोला गया? क्योंकि पॉजिटिविज्म को लेके चला गया। पॉजिटिविज्म का मतलब है लोगों की भलाई के लिए जो लॉ बनाया गया उस लॉ को पॉजिटिव लॉ बोला गया, ह्यूमन लॉ बोला गया। और जो गॉड के द्वारा लॉ बनाया गया उसे एक्सटर्नल लॉ बोला गया। तो ये कुछ टर्म्स है जो आप याद कर लेना, इनको आप क्रैम ही कर लेना। नेचुरल लॉ जो है वो नेचुरल रीजन पर डिपेंड है। ये हम बार बार स्टार्टिंग से लेक्चर में मैं बता रही हूँ कि जो प्राकृतिक कारण है उन प्राकृतिक कारणों पर ही नेचुरल लॉ आधारित है। दिस इज अप्लाइड बाय ह्यूमन बीइंग टू गवर्न देयर अफेयर्स एंड रिलेशंस। यह पूरे रूप से मानव जीवन पर लागू होता है और मनुष्य के आपसी संबंधों में और रिलेशन में और जो उन मामलों में ये जुड़ा हुआ है। यानी कि जब कोई भी नेचुरल लॉ आप लागू करवाओगे तो उससे पहले उसे आम पब्लिक पर जोड़कर देखा जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आम पब्लिक के लिए वो लॉ सही होगा तभी वो एक्चुअल में डिवाइन लॉ होगा और नेचुरल लॉ होगा।
अकॉर्डिंग टू एक्विंस के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव लॉ है, जो सकारात्मक कानून है, वो नेचुरल लॉ पर बेस्ड है। और सकारात्मक कानून जो है वो तभी लागू किया जा सकता है जब वो पूरी तरह से कंपैटिबल हो। कंपैटिबल का मतलब है नेचुरल लॉ को जो ऑब्जर्व कर सकता हो, सपोर्ट कर सकता हो। कि कोई भी लॉ है वो अगर मान लो नेचुरल लॉ को सपोर्ट कर रहा है तो दैट लॉ इज़ ए पॉजिटिव लॉ एंड वैलिड फॉर एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। जिस सोसाइटी के लोगों के लिए वो लॉ बनाया गया है, उस सोसाइटी के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अगर वो लॉ जो भी बनाया गया है पॉजिटिव लॉ, वो अगर नेचर से रिलेटेड है, डिवाइन लॉ से रिलेटेड है, परमात्मा के प्रभाव से आया है, तो उस लॉ को आप क्या कहोगे? नेचुरल लॉ बोलोगे। और वही लॉ जो वास्तविक में आम जनता के लिए लागू होगा। फिर मेरिट्स क्या थी? एक्विनेंस की जो थ्योरी थी उसकी क्या क्या फ़ायदे थे? एक्विंस की जो थ्योरी थी, उन्होंने ऑस्टिन की थ्योरी और जो क्रिश्चियन जो लोग हैं उनका जो एक फेथ है, उनका जो विश्वास है, उस विश्वास को कंबाइन करके ये लॉ बनाया। उन्होंने ये प्लीड की कि जो चर्च होता है, जो चर्च की अथॉरिटी होती है वो सबसे ऊपर होती है, और जो सोवरन की पावर है, इनकी जो सरकार है, जो राजा महाराजा हैं, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, उनकी पावर क्या है? लिमिटेड है। सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है वो चर्च है। क्योंकि नेचुरल लॉ स्कूल जो है वो पूरी तरह से गॉड के मेड लॉ पर बनाया हुआ है, यानी कि भगवान ने जो लॉ बना दिया उस पर डिपेंड है। चर्च क्या है? भगवान का घर माना गया क्रिश्चियंस में। तो जो एक्विंस थे उन्होंने चर्च को सबसे ऊपर माना। उन्होंने ये बात भी कही कि जो नेचुरल लॉ होता है वो पूरी तरह से रीजन पे बेस्ड होता है कि कौन सा कारण था जिस वजह से ये लॉ जो है लागू किया गया। कैथोलिक मॉडर्न जूरिस्ट, कैथोलिक जो चर्च में जो लोग होते हैं, जो कैथोलिक भी बोला जाता है उन्हें, वो जो है जूरिस्ट जो है उन्होंने पूरी तरह से एक्विंस की जो थ्योरी है उसको जो है माना। बट उन्होंने इस थ्योरी को ये बात भी कही कि हालांकि एक्विंस की थ्योरी तो बेस्ट थ्योरी है, बट उन्होंने ये बात कहा कि जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते जाएंगे, जैसे जैसे सोसाइटी में बदलाव आते जाएंगे, उसी बदलाव और उसी ज़रूरतों के हिसाब से जो है नेचुरल लॉ की ये थ्योरी जो है इसको बदलता रहना चाहिए। आज चर्च सबसे ऊपर है, लेकिन मान लो चर्च के जो पादरी हैं वही इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे चर्च के पादरी ही कई जगह हम न्यूज़ में देखते हैं कि कोई रेप कर दिया या ऐसी कोई वारदात कर दी, तो जब ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाएगी तो उस टाइम आप कैसे कह दोगे कि चर्च जो है अब सोवरन है? सोवरन से ऊपर आप कह ही नहीं सकते। अगर आपने चर्च को उस टाइम सोवरन से ऊपर माना तो उन चर्च के पादरियों को कौन सज़ा देगा? तो इस मामले में जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे, तो कैथोलिक ने ये माना कि जैसे स्थितियाँ चेंज होती जाएंगी उसी हिसाब से नेचुरल लॉ को भी बदला जाएगा। उसके बाद बात आती है रेनेसेंस पीरियड की। रेनेसेंस पीरियड क्या है? रेनेसेंस पीरियड वो है, ये चलो हम कल की क्लास में करेंगे रेनेसेंस पीरियड, क्योंकि फिर अगर मैं इसको करवाती हूँ तो उसके बाद क्या है, ये तकरीबन 4-5 स्लाइड्स में आएगा और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और इसको फिर समझना भी मुश्किल हो जाएगा। या तो हम इसको क्या करते हैं कि 3-4 स्लाइड और कर लेते हैं, हम इसको रूसो तक कर लेते हैं, फिर अगला लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा। चलो कर ही लेते हैं जितना हो पाता है। रेनेसेंस जो पीरियड था, ये पीरियड था बदलावों का समय। किसी भी टाइम में ले लो आप, हिंदी लिटरेचर में ले लो, इंग्लिश लिटरेचर में ले लो, ये रेनेसेंस पीरियड ज़रूर आया है। बदलाव का इसे समय बोला गया था। ये वो समय था जब सबसे ज़्यादा बदलाव किए गए कानून के अंदर। जो नेचुरल लॉ है उसमें बदलाव की एक स्टेज आ गई थी। सेकेंडली जो ये पीरियड था, इस पीरियड में जो डेवलपमेंट हुआ था कॉमर्स से रिलेटेड, रुपए पैसे से संबंधित जो लॉ आए थे सोसाइटी में, और स्टेट के जो लोगों को जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी, उन सब का इमरजेंस, उस सब का उत्थान जो है इस समय में हुआ, रेनेसेंस पीरियड में हुआ। और ये वो समय था जब नेशनलिज्म को इन्होंने जन्म दिया। कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि पूरे के पूरे नेशन पर एक ही लॉ लागू होना चाहिए, उस चीज़ पर इन्होंने फोकस किया। ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर ओवरथ्रू द डोमिनेंस ऑफ द चर्च। जो भी फैक्टर्स थे जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, जब चर्च को एक्विंस ने सबसे ऊपर बना दिया था, तो उस मामले में ये बात कही गई कि जो चर्च है उसका इस पीरियड में सबसे ज़्यादा अबव माना गया, चर्च को सबसे ऊंचा माना गया। और ये माना गया कि चर्च जो है वो सॉवरेनिटी से काफ़ी बढ़ के है। चर्च में जो पादरी होते हैं वो भगवान के एक रक्षक होते हैं और उन रक्षकों के हिसाब से ही चर्च को मान्यता दी गई।
और चर्च को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाने लगा। यहीं पर जो है अलग अलग थ्योरीज़ की नींव रखी गई। इस पीरियड के बाद कई अलग थ्योरीज़ निकल के आई नेचुरल लॉ से रिलेटेड, और उन थ्योरीज़ की नींव भी रखी गई। नेचुरल लॉ की जो थ्योरीज़ है उनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, और वो विशेषताएं जो है धीरे धीरे आगे सोशल कॉन्टैक्ट के थ्रू, सोशल कॉन्टैक्ट सामाजिक जो एक कॉन्टैक्ट होने लगा लोगों के बीच में, जो लेन देन का जो एक सिस्टम चलने लगा, वो सारा कॉन्टैक्ट जो है रेनेसां पीरियड में ही उभर के आया। और जो सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी थी वो भी यहीं निकल के आई। सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी के अंदर क्या था कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसकी दशा का वर्णन किया गया। और कई ऐसे फिलोसोफर थे, कई ऐसे जो चिंतक थे या जो विचारक थे, उन्होंने ये बात कही कि जो भी कंट्रोल है, जो भी सोसाइटी में लेन देन हो रहा है, या जो भी रुपए पैसे का जो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम पूरी तरह से प्रकृति पर बेस्ड है। यानी कि प्रकृति ही अपने आप इस सिस्टम को लेके आ रही है। तो इस टाइम के जो थ्योरिस्ट थे वो यही मानते थे कि नेचर जो है सबसे बड़ा कारण है सोशल कॉन्टैक्ट का। जब दो लोग आपसी लेन देन करते हैं, मान लो मैंने दुकानदार को रुपए दिए और मैंने कुछ सामान उससे ख़रीदना है, तो ये जो सोशल कॉन्टैक्ट हुआ है, ये सोशल कॉन्टैक्ट प्रकृति की देन है। प्रकृति ने ही हमें ये सिखाया है। आज अगर कोई डिस्कवरी इन्वेंशन भी हो रहा है तो नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के लोग ये कहते हैं कि अगर कोई इन्वेंशन हुआ है तो ये प्रकृति चाहती है कि वो इन्वेंशन हो, और अगर उस इन्वेंशन से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्रकृति को डैमेज हो रहा है, तो अभी वो प्रकृति की एक प्लानिंग है कि प्रकृति ये सोच रही है कि अगर ये डैमेज करेंगे तो कहीं ना कहीं उस टाइम का भी तो बदलाव करना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम में क्या है कि जब कोरोना का इशू चला है, कोरोना से पहले क्या था, हम जानवरों को कैद करके रखते थे, लेकिन प्रकृति ने ये देखा कि जानवरों को कैद, जब प्रकृति ने बदलाव चाहा, जब प्रकृति बदलाव चाहने लगी तो उन्होंने क्या किया, कोरोना के टाइम में व्यक्तियों को तो अंदर बंद कर दिया और जानवर खुले घूम रहे थे। तो हर एक चीज़ जो है वो प्रकृति की वजह से होता है, और अगर प्रकृति की इच्छा होगी तो वही उस चीज़ को आगे लाने का प्रयास करेगा। तो ये वो रेनेसां पीरियड था, इसमें ये बात कही गई, वट एवर मे बी द सिचुएशन पीपल एंटर इनटू कॉन्टैक्ट आइदर विद देमसेल्फ और विद अ सिंगल पर्सन अंडर वेयर फिलोसोफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ। अब ये कहने लगा कि जब मान लो कई लोग मिलकर किसी कॉन्टैक्ट में जाते हैं, कोई लेन देन का काम करते हैं या सिंगल व्यक्ति के साथ काम करते हैं, वो भी प्रकृति का ही एक सार है। तो इस टाइम के जो फिलोसोफर थे, वो फिलोसोफर जो है नेचुरल लॉ के डेवलपमेंट में काफ़ी उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। रेनेसां पीरियड को उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया है। ये जो फिलोसोफर थे, इन चारों के नाम आप याद रखना। ह्यूगो ग्रोटियस मैंने हिस्टोरिकल स्कूल में भी आपको बताया था। ह्यूगो ग्रोटियस पर डिटेल में मैंने नहीं बताया, मैंने कहा ये आप माइंड में रखिए। मॉन्टेस्क्यू, ईगो ग्रोटियस, ये जो है दोनों के दोनों हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से भी डील करते हैं और नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से भी डील करते हैं। फिर है थॉमस हॉब्स भी जो है वो नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के मिडिएवल पीरियड से डील करते हैं। जॉन लॉक और रूसो, ये चारों के चारों ऐसे फिलोसोफर्स थे जो मिडिएवल पीरियड जो था उसके बाद जब रेनेसां पीरियड आया उसमें इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब बात आती है ह्यूगो ग्रोटियस की। ह्यूगो ग्रोटियस जो थे उन्होंने फंक्शनल नेचुरल लॉ को उन्होंने फॉर्मुलेट किया। उन्होंने ये बात कही कि जो इंटरनेशनल लेवल पर, जो विश्व स्तर पर जो लॉ लागू किया जाता है वो इक्वली सभी स्टेट्स पर, जब विश्व स्तर पर कोई बात होती है और स्टेट्स का जब जिक्र आता है तो उन स्टेट्स का मतलब है विश्व के अलग अलग कंट्रीज़। तो इन्होंने ये बात कही कि जब एक आधुनिक इंटरनेशनल लॉ सामने आया, आधुनिक विश्वीय लॉ सामने आया, तो जब पूरे संसार में एक शांति व्यवस्था स्थापित करनी है तो एक यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए, और उस यूनिवर्सल लॉ के जो प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल जो हैं वो फंक्शनल नेचुरल लॉ में आते हैं। यानी कि उन्होंने नेचुरल लॉ को तो माना, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि जो नेचुरल लॉ है, जो फंक्शनल नेचुरल लॉ है, वो इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होगा। ये स्टेटमेंट जो नीचे दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एज टू ऐसे की ऐसी एज इट इज़ जो है वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ही देयरफॉर ट्रीटेड नेचुरल लॉ एज इम्यूटेबल विच कैन नॉट बी चेंज्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। कह रहा है कि नेचुरल लॉ तो इम्यूटेबल है, यानी कि उसको बदला नहीं जा सकता। जो प्रकृति ने जो लॉ बना दिया ना, वो लॉ तो भगवान भी नहीं बदल सकता। यानी कि भगवान को ह्यूगो ग्रोटियस ने प्रकृति से छोटा बनाया। उन्होंने माना कि भगवान भी प्रकृति की ही देन है, अगर प्रकृति नहीं होती तो भगवान भी नहीं होता। यानी कि जो नेचुरल लॉ है उसी के, जो नेचुरल लॉ सोसाइटी में आया है उसको तो भगवान भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट किसने कही? ह्यूगो ग्रोटियस ने कही। फिर बात आती है थॉमस हॉब्स की।
होब्स ने जो नेचुरल लॉ की थ्योरी दी वो पूरी तरह से सेल्फ प्रिजर्वेशन पर बेस्ड थी। थॉमस होब्स ने ये बात कही कि जब किसी व्यक्ति को अपनी और अपनी प्रॉपर्टी की संभाल करनी है, अपनी और अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करना है, तो वही नेचुरल लॉ है। कहने का मतलब जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारे आईपीसी में दिया हुआ है वो थॉमस होब्स की ही थ्योरी का एक डेवलप्ड एक रूप है। ही मेड यूज ऑफ नेचुरल लॉ जस्टिफाई द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द रूलर एंड पावर टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट। अब इन्होंने ये बात कही कि जो नेचुरल लॉ है वो उसकी जो पूरी अथॉरिटी है वो एक वास्तविक अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि जो देश का मेन हेड है उसके पास नेचुरल लॉ की वो अथॉरिटी है और उसी के तहत जो है वो देश के जो लोग हैं, जो सब्जेक्ट मैटर हैं, जो देश के जो देशवासी हैं या प्रॉपर्टी हैं, उन सब की पावर को प्रोटेक्ट करने का जो अथॉरिटी है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है नेचुरल लॉ ने उनको दी है, रूलर को। जॉन लॉक ने ये बात कही कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है बल्कि हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन है, कि हमारे खुद की बनाई हुई सोच है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो हिस्ट्री में कहीं नहीं था, वो हिस्टोरिकल नहीं है, उसे हमने ही बनाया है। रूसो की जो थ्योरी है जनरल विल, कि आम आदमी के इच्छा के ऊपर ही जो कोई भी नेचुरल राइट है उसको प्रिवेल करवाया जा सकता है। और जो सिविल लिबर्टीज़ है, जो एक आम व्यक्ति की जो आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इक्वलिटी है, असेंबली कलेक्ट करना है, वो सारा जो थ्योरी है वो भी जॉन लॉक ने उसको माना। नेचुरल लॉ थ्योरी जो है पूरी तरह से फ्रीडम और लिबर्टी पर डिपेंड करती है। किसी व्यक्ति की जो आज़ादी है और उसकी जो एक लिबर्टी और फ्रीडम, वैसे तो एक ही शब्द के दो रूप है, तो उन्होंने उसको कन्फाइन कर दिया। उनके हिसाब से जो स्टेट है, यानी कि जो राजा है, लॉ है, सोवरेनिटी है, जो वो रूलर हैं, शासक हैं, जनरल विल है, आम आदमी की जो इच्छा शक्ति है वो सारी इंटरचेंजेबल है। कहने का मतलब जब आम आदमी की कोई इच्छा शक्ति है उसको फुलफिल करने का, उसके राइट को प्रोटेक्ट करने का जो पावर है दिया हुआ है वो स्टेट के पास है, और स्टेट फिर लॉ बनाएगी। और लॉ कौन लागू करवाएगा? सोवरेनिटी का मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वहाँ के जो राजा हैं वो जो उसको लागू करवाएंगे। फिर उन्होंने ये बात कही कि उनकी जो थ्योरी थी जॉन लॉक की, वो मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंशियल थॉट और लीगल थ्योरी को लेके सामने आया। उन्होंने जो आज के टाइम में हम जो मॉडर्न जो थिंकिंग लेके चल रहे हैं लॉ के रिगार्डिंग, ये उसी के पक्ष में थे। यानी कि जॉन लॉक जो थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने हिस्टोरिकल नहीं माना। सेकंड चीज़ उन्होंने ये बात कही कि आम आदमी की जो इच्छा है, जो रूसो की थ्योरी में था, वो भी किसी व्यक्ति के राइट पर डिपेंड करता है। हर एक व्यक्ति को राइट टू लाइफ और जो पर्सनल लिबर्टी का जो फंक्शन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी है, वो होनी चाहिए, असेंबली का राइट होना चाहिए, और ये सारा का सारा राइट जो है स्टेट लॉ ये सारा इंटरचेंजेबल है। उसके बाद लास्ट इसमें है रूसो भी एक महान फिलोसोफर हैं। उन्होंने ये बात कही कि नेचुरल लॉ है भगवान के द्वारा बनाया गया जो कानून है, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ जो कानून है, और जो सामाजिक एक कॉन्ट्रैक्ट है उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो रूसो ने की। उनके हिसाब से सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारी खुद की बनाई हुई सोच है, हमारे खुद के बनाए हुए रीज़न है, कारणों पर आधारित है, और किसी भी सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से पहले आदमी को खुश रहना पड़ता है, किसी भी इंसान को खुशी का माहौल मिलना चाहिए और सभी लोगों के बीच में उसे समानता का अधिकार होना चाहिए। यानी कि रूसो ने ये लॉ लेके आए। रूसो के अनुसार आदमी जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाता है तो उसके पास खुद की समानता होनी चाहिए, यानी कि जब दूसरे व्यक्ति के जो राइट्स है उसी के राइट्स भी इक्वल होने चाहिए। दूसरे व्यक्ति को जो बोलने का अधिकार है वही बोलने का अधिकार जो है हमें मिलना चाहिए। और इसी प्रकार से उन्होंने ये बात कही कि जो एक आम आदमी की जो इच्छा होती है वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है नेचुरल लॉ में। रूसो के अकॉर्डिंग ये हर एक व्यक्ति की ड्यूटी बन जाती है कि वो ओबे करे जनरल विल को, हर एक व्यक्ति की इच्छा का वो आदर करे। रूसो जो है पूरे के पूरे कम्युनिटी, पूरे के पूरे समुदाय के जो इंटरेस्ट का मतलब भलाई, पूरे के पूरे समुदाय की भलाई की उन्होंने रुचि रखी है, और उन्होंने ये बात कही है कि हर एक व्यक्ति को इक्वलिटी, फ्रीडम वगैरह मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो थी वो रूसो की थ्योरी में निकल के आई। इसके बाद मॉडर्न पीरियड शुरू हो जाता है। एक बार दोबारा से इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या है। ह्यूगो ग्रेटस ने ये बात कही थी फंक्शनल नेचुरल लॉ होना चाहिए, कि नेचुरल लॉ ऐसा है जिसको भगवान भी चेंज नहीं कर सकता। थॉमस होब्स ने ये बात कही कि हर एक व्यक्ति को अपनी पर्सनल और प्रॉपर्टी को, अपनी खुद की लाइफ और अपने प्रॉपर्टी को बचाने का अधिकार है। जॉन लॉक ने ये बात कही कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हिस्टोरिकल नहीं है, हालांकि एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन हमारा खुद का बनाया हुआ सिस्टम है। और उन्होंने रूसो की जो जनरल विल है उसको भी उन्होंने माना है, फ्रीडम और लिबर्टी को उन्होंने माना। उन्होंने ये बात भी मानी है कि आम आदमी की जो विल है वो समाज और सोसाइटी और लॉ, स्टेट और सोवरेनिटी के ऊपर बेस्ड है और इंटरचेंजेबल है, उनको आप बदल नहीं सकते। उनकी जो थ्योरी है वो मॉडर्न थ्योरिस्ट में, मॉडर्न जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम जो डिस्कस करते हैं, आज के हमारे जो लॉ बने हैं वो इन सभी की थ्योरी पर ही बेस्ड है।
रूसो ने ये बात कही थी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे खुद के बनाए हुए हैं, आदमी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाता है तो उसको भी उतना इक्वल राइट है लिबर्टी का और इक्वल राइट ऑफ फ्रीडम और इक्वलिटी का। उन्होंने ये बात कही कि अगर हम दूसरे के राइट को अगर हम अपने राइट को ओबे करवाना चाहते हैं तो हमें दूसरों के राइट को भी मानना पड़ेगा। आज के टाइम में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी क्या है, इन सभी की थ्योरीज तो निकल के आए हैं। तो इस प्रकार से ज्यूरिस्प्रूडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम रेंज पीरियड को देखें, उससे पहले एक्विनेस की थ्योरी हमने पढ़ी थी और मिडेवल पीरियड में यही इंपॉर्टेंट है। अरिस्टोटल, रोम में क्या कुछ था, स्टोइक्स थे, प्लेटो, सुक्राट्स, हरकलिड्स। उसके बाद ये कुछ एक इंट्रोडक्शन हमने किया था। तो आज का हमारा जो नेशनल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो गया है, पर क्या करें, थोड़ा सा फास्टली हमें कवर करना पड़ेगा। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो हमें फास्टली इसको लेके चलना पड़ेगा। और कल या परसों जब इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी मैं इतना ही लेंथी अपलोड करूँगी, जिससे हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मेरा आज का वीडियो जो नेशनल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पर काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और आप चाह रहे हो कि फर्दर आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस के कंसेप्ट आपको मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, सबसे पहले जैसी वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और कोरोना का काफ़ी ज़्यादा इशू बढ़ा हुआ है, तो आप अपना ध्यान भी रखिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे भी फोकस कीजिए। काम का मतलब शांत रहिए, शांत मन से तैयारी कीजिए, किसी प्रकार की हड़बड़ाहट मत रखिए, क्योंकि हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में हर एक काम गलत होते हैं। तो हमें बी पेशेंटली जो है एक धैर्यपूर्ण तरीके से अपनी ये तैयारी को कंटिन्यू रखना है और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इस बार हमें क्रैक करना है। यही माइंड में लेके चलना है कि इस बार हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। Stay home, stay safe, stay healthy. Thank you for watching.